हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम के लिए साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो विभव है ये मूल मात्रक नहीं है। तो हमें बात कर लेते हैं मूल मात्रक की। तो जो हमारे मूल मात्रक हैं टोटल वो कितने हैं? 7। ठीक है, उनमें से एक द्रव्यमान है, एक धारा है और एक ज्योति तीव्रता है। ठीक है, ये तीनों तीन इसमें दिए हुए हैं। बाकी जो 4 हैं उनमें वो कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। एक आपको याद रखना है दूरी, दूरी भी क्या है? मूल मात्रक है। अगला आपको याद रखना है समय, समय भी क्या है? मूल मात्रक है। अगला आपको याद रखना है क्या? तापमान। ठीक है, तापमान। और लास्ट होता है यहाँ पे हमारा वो है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने हो गए? ये 7 क्या हमारे पास मूल मात्रक हैं। कौन कौन हो गए? द्रव्यमान, धारा, ज्योति तीव्रता, दूरी, समय, तापमान और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज्योति तीव्रता है इसकी मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है क्या? मोल। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण नहीं है, क्योंकि जो ध्वनि तरंग है ये कैसी है? ये एक यांत्रिक तरंग है। आपको ये पता होना, ध्वनि तरंग कैसी है? ये एक यांत्रिक तरंग है। जबकि प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगें और जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं ये सब के सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा अगला है यहाँ पे कि रक्त का थक्का बनाने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटीन सहायक है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो कौन सा प्रोटीन सहायक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में होता है यहाँ पे अस्थि मज्जा में। ठीक है, और आपको यहाँ पे आरबीसी से एक ये भी ये बात याद रखनी है कि हमारे शरीर का जो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे जो रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी रक्त वाहिनी का शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। ठीक है, शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक कौन सी रक्त वाहिनी ले जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा एक अपवाद है कि ये क्या करती है? शुद्ध रक्त को क्या करती है? फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। जबकि जो फुफ्फुस धमनी है ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि आवर्त सारणी में प्रकृति में पाए गए तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो पाया गया सबसे भारी तत्व है वो कौन सा है। तो वो है यहाँ पे यूरेनियम। ठीक है, आपको याद रखना है प्राकृतिक रूप से पाया गया जो सबसे भारी तत्व है वो क्या है? यूरेनियम है। अगर पूछ लिया जाए कि अगर जो मानव निर्मित सबसे भारी तत्व है वो कौन है, तो वह है यहाँ पे ऑर्गेसन। ठीक है, वो कौन सा है? ऑर्गेसन। ऑर्गेसन क्या है? मानव निर्मित सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे आवर्त सारणी में प्रकृति में पाए गए तत्वों में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का जो तत्व है वो है कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो आकाश का जो रंग नीला होता है वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है? यहाँ पे नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हीरे का चमकना उदाहरण है। तो हीरे का जो चमकना उदाहरण है ये है उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसके एक दो उदाहरण आपको और भी याद रखने हैं, जैसे रेगिस्तान में मरीचिका। ठीक है, रेगिस्तान की जो मरीचिका है ये भी किसका उदाहरण है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और अगला जो कांच में जो कांच में दीवार पड़ जाती है, ठीक है, कांच में क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है, उसका चमकना भी किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, ठीक है, जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा कि ओम के नियम का सही रूप क्या है। तो ओम के नियम का जो सही रूप है यहाँ पे वो है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, सही रूप क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ओम के नियम के अनुसार बताइए कि विभव और धारा के बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि विभव और धारा के बीच जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या बनता है? एक सीधी रेखा।
ठीक है, सीधी रेखा बनता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि इनमें से सबसे उत्तम कोयला का टाइप कौन सा है, यानी सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला है वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट क्या सबसे उत्तम कोटि का यहाँ पे कोयला है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो मापी जाती है ऑक्टेन नंबर से। ठीक है, किससे मापी जाती है, ऑक्टेन नंबर से मापी जाती है। जबकि डीजल की गुणवत्ता जो मापी जाती है वो नापी जाती है C10 नंबर से। ठीक है, C10 ये किसकी है, ये है डीजल की। ठीक है, ये किसकी है, ये है डीजल की। और ऑक्टेन नंबर जो है ये किसका है, पेट्रोल का है। यानी कि जितना ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा उतना ही हमारा जो ज़्यादा होगा उतना ही पेट्रोल क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे हमारा, अगला है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको, राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और आपको यहाँ पे दो चीज़ और याद रखनी है, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें उसमें कौन से पाए जाते हैं, उसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक होती है उसमें पाए जाते हैं 70S। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूकैरियोटिक में कितनी पाई जाती है, उसमें 80S। और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें कितनी पाई जाती है, 70S। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है यहाँ पे कि निमोनिया किसके द्वारा होता है। तो जो निमोनिया होता है वो होता है जीवाणुओं के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, निमोनिया होता है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है यहाँ पे वो है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो इन सब में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सी है, वो है यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, ये क्या करती है, जल और पानी के साथ, ठीक है, जल और हवा के साथ एकदम क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है। तो इन चारों में सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम। तो ये थे आज के हमारे 15 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए हों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।